2G की हम बात करते हैं और 2G डील करता है फैक्टर इशू के साथ। विवादक तथ्य। विवादक तथ्य क्या होते हैं इसको समझते हैं एक बार। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि विवादक तथ्य वो तथ्य होते हैं, फैक्टर इशू आर दोस फैक्ट्स जिनके ऊपर पूरा केस बेस्ड है और इसको सब लोग प्रूव करना चाहते हैं। लास्ट क्लास में मैंने ये बात बताई थी, दो फैक्ट्स बताए थे हमने, रिलेवेंट फैक्ट और फैक्टर इशू, सुसंगत तथ्य और विवादक तथ्य। दो चीजों की रिगार्डिंग हमने बात करी थी और इसको आज थोड़ा सा और फर्दर हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं कि ये क्या है और किस तरह से बात करता है। विवादक तथ्य क्या होते हैं, फैक्टर इशू क्या होते हैं, छोटा सा इसको समझते हैं और देखते हैं कि विवादक तथ्य किस तरह से काम करते हैं। जैसे मान लीजिए, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, कॉपीज मत देखिए, एक बार बस बोर्ड पे देखिए। जैसे मान लीजिए ए ने बी को शॉट किया है, शॉट डेड। अगर यहाँ पे मैं विवादक तथ्य बनाऊं, अगर यहाँ पे मैं फैक्टर इशू क्रिएट करूं, तो फैक्टर इशू क्या होगा, फैक्टर इशू यहाँ पे ये आएगा, ए हैज इंटेंशन टू किल, या फिर ए हैज caused such bodily injury which likely to cause death. A has caused such bodily injury which likely to cause death. अगर आप देखेंगे तो ये एलिमेंट है 299 के, कल्पेबल होमिसाइड के। 299 आईपीसी में जो था उसके एलिमेंट्स हैं ये। आप कल्पेबल होमिसाइड में जाओ या मर्डर में जाओ, दोनों में सेम एलिमेंट है ये। पूरे का पूरा प्रोसिक्यूशन केस, पूरा का पूरा अभियोजन साक्ष्य, प्रोसिक्यूशन क्या प्रूव करना चाहता है, क्या साबित करना चाहता है, वो साबित करना चाहता है सिर्फ ये तथ्य को कि क्या उसकी इंटेंशन थी। साबित कैसे, किस चीज से किया जाएगा, रिलेवेंट फैक्ट्स से। मतलब साबित कैसे करना होगा सर, सुसंगत तथ्यों के द्वारा, सुसंगत तथ्यों के द्वारा साबित करना होगा, रिलेवेंट फैक्ट के थ्रू प्रूव करना होगा। सुसंगत तथ्य कैसे साबित करेंगे, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया, बैलिस्टिक रिपोर्ट हो गई या बहुत सारी चीज हो गई, जिससे आप क्या करोगे, साबित करोगे उसको। आई विटनेस हो गया वहां पे, इनके बीच में अगर कोई पुरानी राइवलरी थी ए और बी के बीच में, तो आप उससे साबित करोगे। देयर आर मल्टीपल फैक्ट्स जिनसे आप किस चीज को साबित करोगे, फैक्टर इशू को। डेफिनेशन क्या बोलती है वो सुनेंगे और वो समझेंगे। डेफिनेशन क्या बोलती है वो समझेंगे, वो समझेंगे। पहली लाइन में क्या लिखा हुआ है, एनी फैक्ट, क्या लिखा हुआ है पहली लाइन, पहला शब्द पढ़िए, एनी फैक्ट मीन्स एंड इंक्लूड्स एनी फैक्ट, लिखा हुआ है एनी फैक्ट, कोई ऐसा कोई भी तथ्य लिखा हुआ है, कोई भी ऐसा तथ्य, एनी फैक्ट। ऐसा तथ्य, आगे पढ़ेंगे, जो तथ्य की बात कर रहा है, इस तथ्य में दोनों तथ्य आएंगे। कौन सा आएगा, एक तो फिजिकल फैक्ट आएगा और दूसरा फैक्ट कौन सा आएगा, साइकोलॉजिकल फैक्ट। मतलब शारीरिक तथ्य भी आएगा और मानसिक तथ्य भी आएगा, मतलब दोनों तरह के फैक्ट्स इसमें आएंगे। पहली बात तो ये समझिए, ये बात क्लियर है। चाहे वो फिजिकल फैक्ट हो या साइकोलॉजिकल फैक्ट हो, दोनों फैक्ट इसके अंदर कवर होते हैं। तो जहां ये लोग लिखते हैं फैक्टर इशू के अंदर, मीन्स एंड इंक्लूड्स एनी फैक्ट,
से अभिप्रेत है और उसके अंतर्गत ऐसा कोई भी तथ्य है। तो ऐसा कोई भी तथ्य मतलब दोनों तथ्य की हम बात कर रहे हैं। आगे पढ़ेंगे, फिर आगे कह रहा है either by itself or in connection with other fact, either by itself or in connection with other तथ्य, जो स्वयं से या अन्य तथ्यों से, अन्य तथ्यों के संसर्ग में ऐसे किसी भी अधिकार, यहां तक पढ़िए इसको, either by itself or connection with other fact, either by itself or connection with other fact, मतलब ये जो फैक्ट है, अब फैक्ट क्या है सर? फैक्ट है मतलब क्या कि मारा है उसको, ए हैज इंटेंशन टू किल बी, उसको मारने की आशय था, ठीक है ना, ए का आशय था कि बी की हत्या कारित की जाए, ये एक तथ्य है। इस तथ्य से जुड़े हुए जितने भी अन्य फैक्ट्स होंगे, देखो डायरेक्ट में लिखा हुआ है ना, ऐसा कोई भी तथ्य जो स्वयं से या अन्य तथ्यों के संसर्ग से, यहां तक पढ़िए, बस संसर्ग तक ही पढ़िए, लिखा हुआ है आइदर बाय इटसेल्फ और इन कनेक्शन विद अदर फैक्ट्स, तो अदर फैक्ट्स तक ही पढ़िए। तो मतलब वो फैक्ट जिसका या तो खुद से कनेक्शन है या फिर किसी अदर फैक्ट से कनेक्शन है। दो बात क्लियर हुई। फिर ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है जो कि क्या चीज बता रहे हैं, एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस, नेचर और एक्सटेंट। क्या बता रहा है? अधिकार, दायित्व, निर्योग्यता, अधिकार, दायित्व, निर्योग्यता कि अस्तित्व, अनस्तित्व, प्रकृति या विस्तार, अस्तित्व, अनस्तित्व, प्रकृति और विस्तार। अब देखिए यहाँ पे एक चीज समझिएगा और इस चीज को बिल्कुल ध्यान से समझिए, एक ही बार में पूरा सेक्शन समझ में आ जाएगा, थोड़ा फोकस करके समझिए, यू विल गेट द होल पॉइंट आउट ऑफ इट, यू विल गेट द होल पॉइंट आउट ऑफ इट। राइट, लाइबिलिटी, राइट, लाइबिलिटी और लास्ट में क्या है सर? डिसेबिलिटी। हिंदी में बोले तो अधिकार, अधिकार, दायित्व, निर्योग्यता, अधिकार, दायित्व, निर्योग्यता, राइट, लाइबिलिटी, डिसेबिलिटी, अधिकार, दायित्व, निर्योग्यता। समझने की कोशिश कीजिएगा एक बार, ये तीन चीजों को आदमी साबित करना चाहता है। क्या 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 साबित करना चाहता है? कोई भी केस हो, आइदर सिविल या क्रिमिनल, आदमी तीन चीजों को साबित करना चाहता है। जैसे ये तीन केसेस को साबित करना चाहता है और इन तीन केसेस के साथ में वो चार चीजों को भी साबित करता है। सुनिएगा अब, एक क्या है सर? एग्जिस्टेंस, अस्तित्व। दूसरा क्या है? नॉन एग्जिस्टेंस, अनस्तित्व। तीसरा क्या है? नेचर, प्रकृति। लास्ट क्या है? लास्ट क्या है? एक्सटेंट, विस्तार। देखिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम हो या इंडियन एविडेंस एक्ट हो, ये डेफिनेशन सेम है। हर पार्टी चाहती है इन सबको प्रूव करना। अब कैसे मैं प्रूव करना चाहती हूँ मैं आपको बताता हूँ। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको एक चीज का, ठीक है? मान लीजिए घर में एक छोटा बच्चा खेल रहा था, 6 साल का बच्चा था, उसके हाथ में एक बंदूक थी। क्या थी 6 साल के बच्चे के हाथ में? बंदूक। पापा की लाइसेंस गन थी, उसके पिताजी की लाइसेंस गन थी जो कि लॉकर में लॉक थी। उस बच्चे को कहीं से चाबी मिल जाती है, पिताजी ने पूरी सेफ्टी रखी है गन की। साइलेंट कर लीजिए प्लीज, साइलेंट करिए फोन। पिताजी की एक लाइसेंस गन थी जो कि कहाँ कहाँ कैद थी सर? जो कि उसने लॉकर में रख रखी थी। भाई एक पिता ने सारे के सारे साधन अपना रखे थे कि गन बच्चे के हाथ में ना लग जाए, लेकिन फिर भी बच्चा क्या करता है सर? फिर भी बच्चा क्या करता है?
वो गन कहीं से चाबी लेता है, एक माँ बाप नहीं होते घर में, बच्चा आता है स्कूल से, 6 साल का बच्चा है, कहीं से चाबी ढूंढी, लॉकर निकाली, और मूवीज देखता था तो गन आदत थी, उसने जो गन थी वो अनलॉक थी, लोडेड थी, घर में एक मेड काम कर रही थी, उसके ऊपर से करके सर पे रख के मार दिया। ठीक है, अब आप यहां पे एक बात देखेंगे कि एक सेक्शन 82 है आईपीसी का, जो बताता है कि 7 साल से कम किसी बच्चे ने अपराध किया है तो उसको छूट होगी, उसको कोई सजा नहीं दी जाएगी। 7 से 12 का अगर है तो उसके अंदर मैच्योरिटी कितनी है चीजों को समझने की, वो देखी जाएगी। 83 के अंदर जो बोलता है, हम 82 की बात करते हैं, जो 7 साल से कम वाले जो बच्चे हैं, यहाँ पे उसका एक अधिकार है जो क्या करता है, अस्तित्व में है। इस अधिकार को साबित करना चाहता है पार्टी, क्या चाहती है इस पर पार्टी, कोई पक्षकार क्या चाहती है, इस अधिकार को साबित करना चाहती है। अब इन सवाल ये उठा वेदर वेदर द चाइल्ड ऑफ 6 year old हैज इंटेंशन टू किल बी, जो भी मेड है उसकी, क्या एक छोटे बच्चे का आशय था उसको मारने का। बच्चा बता रहा है कि मेरा एक अधिकार है, एग्जिस्टेंस करता है एक राइट मेरा, इसलिए मेरी कोई लाइबिलिटी नहीं बनती, मेरे पास क्या एक अधिकार है। ठीक है, लेकिन वहीं पे मेड के जो घर वाले हैं वो बोलते हैं कि इन्होंने फर्जी सर्टिफिकेट बना रखा है 6 साल का, उस बच्चे की असली उम्र 8 साल है। क्या बोल रहे हैं, उस बच्चे की असली उम्र कितनी है, 8 साल। वो कह रहे हैं कि इसका जो राइट है ये है नॉन एग्जिस्टेंस, ये अनस्तित्व में आता है, ये अधिकार अस्तित्व नहीं करता। क्या वो क्या साबित करना चाहते हैं कि जो बर्थ सर्टिफिकेट दिखा रहे हैं ना इसका, हम इस घर में 10 साल से काम कर रहे हैं, हमें पता है कि इस बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट बने हैं, इसकी उम्र 8 साल है, 6 साल का नहीं है। तो समझ में आ रही है वो क्या कह रहे हैं, वो बता रहे हैं कि ये अधिकार अनस्तित्व करता है। दूसरी बात, फैमिली कह रही है कि ये डोली इन कैपेक्स है, जो प्रकृति है अधिकार की, वो ये प्रकृति है कि 7 साल का बच्चा अपराध करे तो क्षमा किया जाएगा। वहीं वहीं दूसरी पार्टी बोल रही है कि नहीं नहीं सर, इसकी जो लाइबिलिटी है वो क्या करती है, अस्तित्व में है, दायित्व क्या है इसका, अस्तित्व में है। दूसरी पार्टी बोल रही कि सर ये तो लॉ के अंदर क्या है, डिसेबिलिटी है जो एग्जिस्ट करती है। दूसरा परिवार बोल रहा है कि सर इसका जो अधिकार है वो 7 वर्ष तक की आयु तक विस्तार होता है। समझ में आ रही है, ये केस इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, ऐसे हर केस को प्रूव किया जाता है कोर्ट के अंदर। बात समझ में आई कि न्यायालय में केस कैसे साबित किया जाता है, आपका कोई अधिकार है उसका अस्तित्व है, आपका कोई अधिकार है उसका अनस्तित्व है, आपकी कोई लाइबिलिटी उसका अस्तित्व है, आपकी कोई लाइबिलिटी उसका अनस्तित्व, आपको कोई अधिकार है उसकी प्रकृति क्या है, आपके कोई अधिकार का विस्तार क्या है। समझ में आया कैसे साबित किया जाता है हर केस को। आज इसका डायग्राम बन गया है कुछ, लेकिन लेकिन ऐसे ही इसको समझा जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, हमने जो एग्जांपल पढ़ा था, हमने जो सबसे पहले एग्जांपल किया था, हमने जो एग्जांपल किया था अब उसको समझते हैं। भैया उसने उसको गोली मारी, ए ने बी को, जो क्लास के स्टार्टिंग में जब मैंने आपको एग्जांपल बताया, ए शॉट डेड बी। सवाल ये वेदर ए हैज इंटेंशन टू किल बी। अब क्या हो रहा है सर, केस कैसे चलेगा, केस चलेगा स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस ए, क्योंकि ए ने किया है ना सर, और क्रिमिनल केसेस में पार्टी का नाम नहीं आता है, राज्य आता है, क्योंकि क्राइम क्या होते हैं, अगेंस्ट द सोसाइटी होते हैं, समाज के विरुद्ध होते हैं, इसलिए पक्षकार को क्या होता है, प्रोसिक्यूशन हमेशा अपना क्या नाम लिखेगा, स्टेट ऑफ राजस्थान। ठीक है, स्टेट ऑफ राजस्थान ये बता रहा है कि भाई साहब इसकी लायबिलिटी, स्टेट ऑफ राजस्थान को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रोसिक्यूशन, अभियोजन। अभी एपीओ की एग्जाम है, कौन कौन लोग उनको रिप्रेजेंट करेगा, प्रोसिक्यूशन रिप्रेजेंट करेगा। अभियोजन कह रहा है कि सर इसकी लायबिलिटी है, ये इसका दायित्व अस्तित्व में है। समझ में आई बात, इसका दायित्व क्या चीज, भाई उसकी लायबिलिटी है ना, उसने ऑफेंस किया है तो वो लायबल है उस चीज के लिए,
उसकी भाई उसका दायित्व है, अब उसको मारने के पीछे दायित्व किसका है? ए का, तो उसकी लायबिलिटी एग्जिस्टेंस है। वही दूसरी पार्टी बोल रही है कि सर मेरी लायबिलिटी अस्तित्व में नहीं है, मेरा दायित्व अनस्तित्व में है। कोर्ट बोलेगा क्यों अनस्तित्व में है? तो ये बोलेगा सर मैंने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज किया है, मैंने प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार अस्तित्व में है मेरा, क्योंकि वो मुझे मारने आया था जबकि मैंने उसको उल्टा मार दिया। यू गेट इट पॉइंट? दूसरी पार्टी बोलेगी नहीं 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 नहीं, ऐसा कोई राइट एग्जिस्टेंस नहीं करता, इनके बीच में पहले ही पुरानी कोई शत्रुता थी। इसने जिस बंदूक से मारा है वो बंदूक तो इसी की है, उसके पास तो कोई हथियार की रिकवरी नहीं हुई। अगर वो मारना था तो उसके पास भी कोई हथियार होना चाहिए था ना। बात समझ रहे हैं आप? वो बोल रहा है कि अधिकार है मेरा प्राइवेट डिफेंस, ये कह रहा है कोई अधिकार नहीं है। अधिकार होता तो उसके पास हथियार होता या कुछ गन होती या उसके साथ कुछ ना कुछ तो होता। प्रोसिक्यूशन कह रहा है अस्तित्व नहीं है। दूसरी पार्टी बोल रही है कि मेरे राइट की प्रकृति ऐसी है जिसको मैं यूज कर सकता हूं जब मैं चाहूं। भाई अपराधी क्या बोल रहा है कि मेरे अधिकार की प्रकृति ऐसी है, मेरे प्राइवेट प्रतिरक्षा, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऐसा है जिसको मैं यूज कर सकता हूं, उसकी प्रकृति ऐसी है कि मेरे को अगर डर लगेगा मेरी बॉडी के ऊपर तो मैं इसको यूज करूंगा। लेकिन दूसरी पार्टी बोल रही है कि आपका कोई ऐसा अधिकार नहीं है, देयर इज नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ सच राइट। आगे समझिए, दूसरी पार्टी बोल रही है कि सर मेरा राइट है कि मैं इसका विस्तार कर सकता हूं जब तक उसको मैं मार ना दूं, और दूसरी पार्टी उसको डिनाई कर रही है कि भैया इसका कोई राइट है जिसका कोई नॉन एग्जिस्टेंस है, ऐसा कोई अधिकार ही नहीं जिसका वहां तक अस्तित्व हो। समझ में आया? क्रिमिनल केस में कोई कैसे केस को प्रूव करता है, और ये सारी चीजें जो प्रूव हो रही है वो किस लिए हो रही है, सारी माथाफोड़ी क्यों हो रही है? ताकि इस चीज को प्रूव कर सके ए हैज इंटेंशन टू किल बी और ए हैज कॉज्ड सच बॉडीली इंजरी व्हिच लाइकली टू कॉज डेथ। सारे पॉइंट्स इसको साबित करने में लगे हुए हैं। बात समझ में आई? ये सब इनको साथ में पढ़ना होता है। डेफिनेशन पढ़िए अब आपको पूरा समझ में आ जाएगा। एक बार डेफिनेशन पढ़िए 2G, you will get whole scenario, you will get whole point. अभी समझाऊंगा। क्या लाइन समझ में आ रही? अदर फैक्ट्स मतलब रिलेवेंट फैक्ट। रिलेवेंट फैक्ट, अदर फैक्ट कौन से यहाँ पे? रिलेवेंट फैक्ट की बात कर रहे हैं। डायग्राम बना लीजिए। समझ में आई ये बात? निशांत, एकता, कैसे इन प्रोविजंस को रीड करना है? एक पार्टी क्या बताती है? अस्तित्व में है। दूसरी पार्टी क्या करती है? उसको मना करती है। लिखा है ना इसमें, असर्टेड और डिनाइड इन एनी सूट और प्रोसीडिंग। या तो एक पार्टी उसको असर्ट करती है, दूसरी पार्टी डिनाई करती है, या तो एक पार्टी स्वीकार करती है, दूसरी पार्टी प्रत्याख्यान करती है। तो आपको ये पॉइंट समझने पड़ेंगे कि एविडेंस एक्ट जो है वो सिर्फ एक्ट नहीं है, एविडेंस एक्ट है जो पूरे ट्रायल को रन कर रहा है। जितने भी विचारण हो रहे हैं, चाहे वो सिविल के हो या क्रिमिनल के, चाहे वो सूट में हो या प्रोसीडिंग में, चाहे वो वाद में हो या किसी प्रक्रिया में, एविडेंस ही है जो लीड करता है पूरे ट्रायल को। और सबका पर्पस क्या है? सबका क्या ही उद्देश्य है? सबका उद्देश्य क्या है कि विवादक तथ्य फैक्ट इश्यू को साबित करना। सब क्या चाहते हैं? फैक्ट इश्यू को प्रूव करना। कि सब क्या चाहते हैं? कोर्ट में फैक्ट इश्यू को साबित किया जा सके। रटने की जरूरत है ही नहीं इसको। बताइए, रटने की जरूरत है क्या? एनी फैक्ट इन इश्यू विच बाय इटसेल्फ और कनेक्शन विद अदर फैक्ट्स इन एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस, नेचर और अदर फैक्ट्स
नेचर, एक्सटेंट ऑफ एनी राइट, लाइबिलिटी, डिसेबिलिटी, असर्टेड या डिनाइटेड। एक सेकेंड, ये सारे इशू इलस्ट्रेशन में मिल जाएंगे आपको। पढ़िए इलस्ट्रेशन, अरे इलस्ट्रेशन पढ़िए इसका, ये सारे इशू वही है जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको। बैरेक से ज्यादा थोड़ी आएगा मुझे। बताओ, बैरेक से हमने सीखा है भाई, बैरेक से हमने पढ़ा, बैरेक से हमने सीखा, क्या बैरेक से ज्यादा आ सकता है क्या? देखिए बैरेक, देखिए, मुझे मत देखिए। जो आप फैक्ट्स बता रहे हो ना कि अदर फैक्ट्स जो है, उसके लिखा हुआ है ना इन कनेक्शन विद अदर फैक्ट्स, तो वो ये फैक्ट्स है, इनके कनेक्शन में अदर फैक्ट्स हो रहे हैं ना। यस, ये तो मेन फैक्ट्स हैं। क्या है ये? मेन फैक्ट्स। क्योंकि देखिए पूरा ट्रायल जो चलता है ना, वो सिर्फ इन फैक्ट्स के आसपास ही पूरा घूमेगा भैया। पूरा ट्रायल इन्हीं पे चलेगा। एक पार्टी बोलेगी हाँ है, एक पार्टी बोलेगी नहीं है, एक पार्टी अपने राइट का क्लेम करेगी, दूसरी पार्टी राइट को डिनाई करेगी। यही बात है ना। तो बताओ, अब बैरेट से डेफिनेशन नोट कर लेना, बैरेट से डेफिनेशन को नोट कर लीजिएगा प्लीज। लिखिए आगे, लिखिए आगे। फैक्ट्स विच आर डिस्प्यूट, फैक्ट्स विच आर डिस्प्यूट, फैक्ट्स विच आर डिस्प्यूट, फैक्ट्स विच आर इन डिस्प्यूट, फैक्ट्स विच आर इन डिस्प्यूट आर कॉल्ड फैक्ट इन इशू, आर कॉल्ड फैक्ट इन इशू, आर कॉल्ड फैक्ट इन इशू। वे तथ्य, वे तथ्य जो किसी विवाद में है, जो किसी विवाद में है, वे तथ्य जो किसी विवाद में है, उन्हें उन्हें विवादक तथ्य कहा जाता है, उन्हें विवादक तथ्य कहा जाता है, उन्हें विवादक तथ्य कहा जाता है। वे तथ्य जो किसी विवाद में है, उन्हें विवादक तथ्य कहा जाता है। ठीक है, आगे लिखेंगे प्लीज। आगे लिखेंगे, इन क्रिमिनल मैटर्स, इन क्रिमिनल मैटर्स, सेम पैराग्राफ चेंज मत करना। इन क्रिमिनल मैटर्स द एलिगेशन इन द चार्जशीट, द एलिगेशन इन द चार्जशीट, चार्जशीट constitute the fact in issue, constitute the fact in issue, constitute the fact in issue, constitute the fact in issue। डांडिक मामलों में, डांडिक मामलों में, डांडिक मामलों में जो कोई भी आरोप, डांडिक मामलों में जो कोई भी आरोप, डांडिक मामलों में जो कोई भी आरोप, डांडिक मामलों में जो कोई भी आरोप पुलिस रिपोर्ट में लगाए गए हैं, पुलिस रिपोर्ट में लगाए गए हैं, पुलिस रिपोर्ट में लगाए गए हैं, वही विवादक तथ्य बनाते हैं, वही विवादक तथ्य बनाते हैं। However, in civil matters, however, in civil matters,
however in civil matters however in civil matters however in civil matters the issues the issues the issues are framed by court issues are framed by court are framed by court are issues are framed by court and these issues known as issue of fact को इन्वर्टेड कॉमा में करना and these issues known as issue of fact issues of fact वहीं सिविल मामलों में न्यायालय विवादों का स्थिरीकरण करती है वहीं सिविल मामलों में न्यायालय विवादों का स्थिरीकरण करती है वहीं सिविल मामलों में न्यायालय विवादों का स्थिरीकरण करती है और इसे सिविल केसेस में और इसे सिविल मामलों में तथ्यों का विवादक कहा जाता है और इसे सिविल मामलों में तथ्यों का विवादक कहा जाता है और इसे सिविल मामलों में तथ्यों का विवादक कहा जाता है और सिविल मामलों में तथ्यों का विवादक कहा जाता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। Thus, every fact which a plaintiff must prove in order to get adjudication in his favor must prove in order to get adjudication in his favor इसलिए वादी को हर वो तथ्य साबित करना होगा जिससे उसके पक्ष में न्यायिक निर्णय आ सके देन आगे लिखेंगे इसी और चेंज मत करो और लिखिए और आगे लिखिए इंग्लिश में लिख लिए पहले और डिफेंडेंट हैज टू प्रूव नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ सच फैक्ट and he have to deny those facts which has been asserted by plaintiff लिखिए आगे वहीं प्रतिवादी को हर उस तथ्य को जिसे वादी प्राख्यान करता है उसका अनस्तित्व साबित करना होगा और उस तथ्य का प्रत्याख्यान करना होगा समझ में आई बात उसका डिनाई करना होगा ठीक है ना और उस सत्य का प्रत्याख्यान करना होगा मना करना पड़ेगा प्रत्याख्यान करना होगा तो सर अब ये जो साबित करने का भार जो होता है सबूत का भार होता है ये केसेस साथ अलग अलग होता है हर चीज में अलग अलग केसेस होते हैं हर चीज में अलग अलग सबूत का भार होता है हम जब बात करते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम की तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर में ये तो पार्टीज की ड्यूटी है ही सही कि अगर मुझे कोई
जजमेंट अपने फेवर में चाहिए तो मुझे बताना पड़ेगा कि देयर इज ए एग्जिस्टेंस ऑफ सच राइट। अगर मुझे मुझे अपने फेवर में कोई जजमेंट चाहिए तो मुझे क्या बताना पड़ेगा कि भाई एक अधिकार है जिसका अस्तित्व है। यही तो है ड्यूटी पार्टीज की। सेक्शन निकालिए आप, पुराने वाले एक्ट वाले बच्चे निकालिए 101, उनके पास एविडेंस एक्ट 1872 है। अभी कुछ दिनों बाद बोलना बंद कर दूंगा नया पुराना, फिर तुम्हें, अरे तुम नहीं यार, जब सब बच्चों की आर्थिक हालत थोड़ी सी होती ना, सब अपने हिसाब से मैनेज करते हैं चीजों को। क्या पता नहीं जा रहा वो बच्चा उधर, उसका नहीं जाना हुआ, लेकिन 15-20 दिन का समय देते हैं। बहुत अनरीजनेबल नहीं होना चाहिए जीवन में। क्या पता उसको समय नहीं मिल पा रहा हो जाने का वहां पे, क्या पता कोई ऑनलाइन स्टूडेंट हो जो गांव में बैठ के क्लास ले रहा हो। चलिए सेक्शन 101 निकालिए, और पुराने वाला जो एक्ट है, सॉरी जो नया वाला जो एक्ट है उसमें कौन सा है, उसमें 104 है। निकालिए 104। अब 104 में पढ़िए आप, बात नहीं प्लीज पढ़िए, जो बोला है वो पढ़िए। मैं क्यों आपको एग्जिस्टेंस ऑफ राइट की बात करता हूं, मैं क्यों बताता हूं कि एक अधिकार है। अगर आपको अपने फेवर में जजमेंट चाहिए तो इस राइट को साबित करना पड़ेगा। देखिए लिखिए, देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, whoever desires any court to judgment to any legal right or liability dependent on such fact he assert must prove those fact which exist। तो उसको क्या करना पड़ेगा, वो जो अधिकार है उनको क्या करना पड़ेगा, उनको उनको साबित करना पड़ेगा जो अस्तित्व में है, जो उसके फेवर में है। हिंदी में पढ़िए इसको, लिखा हुआ है जो उन तथ्यों के अस्तित्व पर निर्भर है जिन्हें वो प्राख्यान करता है, तो उसे साबित करना होगा। प्राख्यान करना है मतलब भाई आप वो असर्ट करता है कोर्ट के सामने कि भाई मेरा ये अधिकार है, तो उस अधिकार को क्या करना पड़ेगा, अस्तित्व में है या नहीं, वो राइट एग्जिस्टेंस में है या नहीं, उसको वो चीज प्रूव करनी पड़ेगी। हैव यू गॉट इट। और यही बर्डन ऑफ प्रूफ की डेफिनेशन है। सबूत के बाहर की डेफिनेशन क्या है, यही है। सबूत के बाहर की परिभाषा भी यही है, बर्डन ऑफ प्रूफ की डेफिनेशन भी यही है। तो आपको ये चीज साबित करनी पड़ेगी, और जब तक आप इस चीज को साबित नहीं करेंगे यू विल नॉट गेट ए जजमेंट इन योर फेवर। हैव यू गॉट इट। तो अगर आपको जजमेंट चाहिए अपने फेवर में तो आपको उसको साबित करना पड़ेगा। जैसे इलिस्ट्रेशन ए देखिए इसका 104 का, 104 का इलिस्ट्रेशन ए देखिए आप, 101 पुराना वाला है तो 101 पढ़िए, उसका इलिस्ट्रेशन ए देखिए। ए लिखा हुआ है ना, ए डिजायर ए कोर्ट टू गिव ए जजमेंट दैट बी शैल बी पनिश्ड फॉर ए क्राइम व्हिच ए सेज बी हैज कमिटेड, ए मस्ट प्रूव दैट बी हैज कमिटेड द क्राइम। तो भैया वो जो आपका अधिकार है उसको या उसके दायित्व है उसको साबित करना पड़ेगा। तब तक आप वो चीज नहीं करेंगे, और यही चीज क्या है, फैक्ट इशू है। बात समझ में आई। चलिए अब आगे वापस डेफिनेशन पे आ जाइए, हमारे 2G पे आइए वापस। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, क्या देखेंगे इसका एक्सप्लेनेशन। और एग्जांपल दूं मैं आपको, इसको सिविल और क्रिमिनल के फैक्ट इशू के और एग्जांपल चाहिए आपको, और समझाऊं उसे डिटेल में। चलिए मैं और एग्जांपल देता हूं आपको। देखिए एग्जांपल्स की कमी नहीं है, तुमको समझ में आना चाहिए, तुमको समझ में आएगा मैं आगे बढ़ूंगा। क्योंकि यार देखिए समझ में आना चाहिए, कंसेप्चुअल नहीं पढ़ेंगे तब तक एग्जाम में कुछ हो नहीं पाएगा। बाकी एंड ऑफ द डे तो एमसीक्यू करा के प्रैक्टिस करा के वो तो मैं सब करवा दूंगा, लेकिन अभी फाउंडेशन का पर्पस क्या है, फाउंडेशन क्या होती है, अरे जमीन की फाउंडेशन होती है, वैसे ही अपने कोर्स की फाउंडेशन है। अब यहाँ पे नहीं समझ में आएगा तो फिर दिक्कत आएगी ना। मैं और एग्जाम्पल देता हूँ आपको, चलिए मैं कुछ सिविल के एग्जाम्पल दूँ आपको, क्रिमिनल का तो समझा दिया मैंने आपको, बंदूक से गोली
हेलो हेलो, ये ऑटोमेटिकली क्यों म्यूट हो जाता है आजकल? कल भी ऐसा हुआ था क्लास में, ऑटोमेटिकली म्यूट म्यूट हो गया। हाँ तो दोबारा समझिए और दोबारा सुनिए। दोबारा सुनिए और दोबारा समझिए। सर एक आदमी था 90 साल का, उसका बेटा रहता है यूएसए में, एक आदमी आता है बी दूसरे, ठीक है ना, ये क्या होता है, रियल एस्टेट का काम करता है, होता है ना, सेल सेल खरीदना बेचना उसका काम करता है। ये आके उसको अपने प्रभाव में लेता है और प्रभाव में लेके साइन करवा लेता है सेल डीड के ऊपर। क्या करता है? अब तुम टेक्निकलिटी समझ जाना, ये मत करना सर सेल डीड तो रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाके होती है, ऐसे कैसे सामने करवा लिया, भाई एग्जाम्पल है, ठीक है ना। सेल डीड कहाँ होती है, जिसको पता नहीं है सेल डीड कहाँ होती है, रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाना पड़ेगा आपको, वहाँ जाके अंगूठा लगता है, आई स्कैन वगैरह सब होता है, ऐसे नहीं, क्योंकि आजकल फर्जीवाड़ा रोकने के लिए ये काम किया उन्होंने। मान लीजिए, लेकिन हम पुराने जमाने की बात कर रहे हैं, वो आया इसके पास में और इसने साइन कर दिया इसका, ठीक है ना, ए ने यहाँ पे अपने इनिशियल डाल दिए, साइन कर दिया, ठीक है। कल को यूएसए में बेटा बैठता है, वो आता है, वो देखता है कि यार ये तो ठीक नहीं है, तो वो कहाँ चला जाता है, कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, लिखतों के रद्दीकरण के लिए एसआरए के अंदर वो सर सूट फाइल कर देता है, सी वर्सेस बी, इसके बेटे का नाम क्या था, सी, ये आगे इस पे सूट फाइल कर देता है और आके बोलता है कोर्ट के सामने कि सर ये जो सेल डीड एग्जीक्यूट की गई थी, जब ये सेल डीड बनी थी, माय फादर वाज नॉट इन मेंटल कंडीशन, प्रॉपर मेंटल कंडीशन में नहीं थे वो, कुछ चीजों को सही गलत समझ पाए, ही वाज 90 ईयर ओल्ड। तो अब सवाल ये है हमारे पास, अगर मुझे इसका फैक्ट इशू बनाना है, अगर मुझे सिविल केसेस में क्या होता है ना सर, सिविल केसेस में होता है इश्यू ऑफ फैक्ट, क्या होता है, इश्यू ऑफ फैक्ट, तथ्य के विवादक, तथ्य के विवादक, इश्यू ऑफ फैक्ट। क्रिमिनल केसेस में क्या होता है, क्रिमिनल केसेस में होता है फैक्ट इन इशू, उसको बोलते हैं विवादक तथ्य। क्रिमिनल केसेस में फैक्ट इन इशू होता है, लेकिन सिविल केसेस में क्या होता है, इश्यू ऑफ फैक्ट। अंतर क्या है इनका, इनका अंतर क्या होता है सर? सर फैक्ट इन इशू हमेशा क्या होते हैं सर, इनको अफर्मेटिव में लिखा जाता है। अफर्मेटिव का मतलब क्या होता है सर, सकारात्मक रूप में लिखा जाता है, और ये क्या होते हैं सर हमेशा इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक। सिविल केसेस में जो इशू बनते हैं, इशू बनना मैंडेटरी चीज है। कहां है ये स्टेज, सिविल का केस चल रहा है सर, यहाँ पे प्लेंट फाइल हुई थी, यहाँ समन गया था, यहाँ पे रिटन स्टेटमेंट आया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेटलमेंट ऑफ इश्यूज, विवादों का स्थिरीकरण। जहां पे सेटलमेंट ऑफ इश्यूज होगा, तो सिविल केसेस में जो सेटलमेंट ऑफ इश्यूज होता है, न्यायालय क्या करता है, दोनों पार्टीज के प्लेंट ले ली, रिटन स्टेटमेंट ले ली, वाद पत्र ले लिया, लिखित कथन ले लिया, दोनों को देखेगा, अच्छा ये इश्यू बना देते हैं, समझ में ही बात। और ये इश्यू बनते हैं जो कैसे बनेंगे, प्रश्नवाचक रूप में बनेंगे, कैसे, वेदर वेदर the cell deed was executed under undue influence। undue influence क्या कहते हो आप लोग, असम्यक, असम्यक असर। क्या ये क्या ये क्या ये विक्रय, क्या बोलते हैं इसको, सेल डीड क्या कहते हैं आप लोग, विक्रय विलेख, क्या ये विक्रय विलेख करते समय पक्षकार असम्यक असर से पीड़ित थे, ठीक है ना, ऐसा कुछ करके, तो ये क्वेश्चन वाले फॉर्म में लिख दिया, लगा देगा सर क्वेश्चन इधर। और जबकि आप एग्जाम्पल नोट करो अपने पुराने वाले का, यहाँ पे हम लोगों ने देखो क्या क्या किया था, पॉजिटिव सेंस में, ए हिज इंटेंशन टू किल बी, क्या उसका आशय है, क्या भी नहीं बोल रहा, ए का आशय बी को मारने का है। और बैरेट में देखो अब आप बैरेट के इलस्ट्रेशन में देखिए, बैरेट के इलस्ट्रेशन में देखिए आप, क्रिमिनल के जितने भी इलस्ट्रेशन दिए हुए हैं, 2G के नीचे इलस्ट्रेशन देखिए, डेट ए कोज बी इज डेथ, डेट
A intended to cause B is that A had received provocation. आप जितने भी इलस्ट्रेशंस देखोगे सब में अफर्मेटिव सकारात्मक रूप में लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ना। फैक्ट एंड इश्यू रिलेवेंट फैक्ट का मेन डिफरेंस यही है, सॉरी फैक्ट एंड इश्यू और इश्यू ऑफ फैक्ट का। विवादक तथ्य और तथ्यों के विवादक का मुख्य जो वो ये है, वो एक सिविल केस का, एक क्रिमिनल केस का है। सिविल केस में प्रश्नवाचक में आ जाता है, क्रिमिनल केस में सकारात्मक में लिखते हैं। तो जी आप इश्यू तो बनाओगे ना, कल को तुम सिविल जज बनोगे तो तुमको इश्यू तो आना चाहिए ना बनाना। सेटलमेंट ऑफ इश्यूज के टाइम पे तुम जो इश्यू बनाओगे वो पॉजिटिव उसमें बनाओ। लेकिन अगर तुम एक्चुअल में देखोगे, प्रैक्टिकलिटी में, तुम प्रैक्टिकल सिनेरियो में देखोगे ना, तो क्रिमिनल केसेस में भी क्वेश्चनवाचक प्रश्नवाचक बना के इशू बनाए जा रहे हैं राजस्थान के कोर्ट्स में। अब वो बनते हैं अलग, देखिए ये प्रैक्टिकल सेंस है जो मैं बता रहा हूं आपको, लेकिन थ्योरेटिकल में क्या होता है? थ्योरेटिकल में तो यही है कि क्रिमिनल के इशू हमेशा अफर्मेटिव है, सकारात्मक रूप में लिखे गए हैं। इलस्ट्रेशन से समझ में आ रहा होगा ना आपको। देखिए इलस्ट्रेशन पढ़िए 2G का पहला, यह कि क ने ख की मृत्यु कार्य कही है, यह कि क का आशय ख की मृत्यु को कार्य करने का था, यह कि क को ख से गंभीर और अचानक प्रकोपन मिला था। आप जितने भी इश्यूज देख रहे हैं ये सारे अफर्मेटिव सेंस में लिखे हुए हैं, सकारात्मक रूप में लिखे हुए हैं। वहीं मैं बात करता हूं किसकी, वहीं मैं बात करता हूं सिविल केसेस की। तो सिविल केसेस में जो इश्यूज बनाए जा रहे हैं वो क्या बनाए जा रहे हैं सर? प्रश्नवाचक के रूप में बनाए जा रहे हैं, इंट्रोगेटिव के रूप में बनाए जा रहे हैं। वेदर द सेल डीड, वेदर ही वाज कॉन्शियस, क्या उनको भान था सेल डीड बनाते समय, वेदर, एक और बना दो। अरे सर सेल डीड क्या है? अरे सर सेल डीड क्या है? विक्रय विलेख क्या है? अरे विक्रय विलेख है क्या? टेक्निकली कॉन्ट्रैक्ट ही ना। वेदर देयर इज एन एग्जिस्टेंस ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इन सेल डीड, बना सकते हैं क्या? विक्रय विलेख क्या, क्या विक्रय विलेख एक वैध संविधा के अंतर्गत बनाया गया था? है तो कॉन्ट्रैक्ट ही सर। क्या उसकी सम्मति प्रभावित की गई थी? अरे कुछ भी बना सकते हो, तो आपकी बुद्धि है। क्या संविधा बनाते समय उसकी सम्मति को प्रभावित किया गया था? वेदर द कंसेंट वाज कोज्ड बाय द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये तो कुछ भी बना सकते हो ना आप। ये फैक्ट इन इशू की वो बात है जो हम किसमें पढ़ेंगे? एक्सप्लेनेशन में पढ़ेंगे। पढ़िए, निकालिए एक्सप्लेनेशन, स्पष्टीकरण देखिए 2G का। whenever under the provision of law for the time being in force relating to the civil procedure, मतलब जहां कहीं भी सर ऐसा है कि न्यायालय विवादक जो बना रहा है ना, वो किसके अधीन बना रहा है? सिविल प्रक्रिया के अधीन बना रहा है। एनी कोर्ट रिकॉर्ड्स एन इश्यू ऑफ फैक्ट, तो न्यायालय क्या करेगा? ऐसे विवादक के उत्तर में जिसके तथ्य का प्रत्याख्यान या प्रत्याख्यात किया जाना है वो विवादक तथ्य है। The fact asserted denied such court as a fact in issue, मतलब ऐसे कह रहा है सर, ये डायग्राम बना लो पहले एक बार, और उसके नीचे एक लाइन लिख लेना जो एक्सप्लेनेशन बताना चाह रहा है। एक्सप्लेनेशन बताना चाह रहा है कि सर दोनों समान ही चीजें हैं। उसने ये लाइन क्यों बोली, उसने स्पष्टीकरण क्यों लगाया? मैं आपको पहले बता चुका हूं कि स्पष्टीकरण का क्या पर्पज होता है। स्पष्टीकरण जो होते हैं, एक्सप्लेनेशन होते हैं, ये एक्सटेंडेड रूप होते हैं सेक्शन की मेन बॉडी का। बात समझ में आई? अगर उसने बोला है ऐसा, तो कहने का मतलब है कि सिविल केसेस में भी ये सारे नियम लागू होंगे, सिविल केसेस में भी सारे नियम लागू होंगे। विवादक तथ्य, तथ्यों के विवादक, दोनों इक्वल है सर। पहली बार पूजा ने भी मैसेज किया इस क्लास में, पूजा कालावत, आवाज दुनिया से उधर हो जाए, कभी कभी कोई मैसेज नहीं, लेकिन आज लिख दिया सर आवाज नहीं आ रही। कश्मीरा आपके घर से 500 मीटर दूर है बस कोचिंग।
अरे नहीं नहीं, ये कोचिंग नहीं जहाँ नया नया प्रीमाइसिस। अरे डांट नहीं रहा हूँ बेटा, हमेशा डांटते रहूंगा क्या? 500 मीटर दूर, अभी नई वाली कोचिंग यार। डांट डांट नहीं रहा मैं, डांट नहीं रहा। अच्छा इंटेंशन से लगे, 1 किलोमीटर होगी, 1-1.5 किलोमीटर होगी ज्यादा, मतलब यहाँ से तो पास ही है। पास में रहने की इच्छा है, पर क्या होता है ना कि क्लासेस होती है। हाँ हाँ मुझे रहना है बेटा। हाँ ये हुई ना बात। अरे किसी से कोई शिकायत नहीं करूंगा आपकी। आप बस देखो, आप कुछ बच्चे होते हैं जो नालायक होते हैं, आप उन नालायक बच्चों में नहीं हो, ठीक है ना? नहीं 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 नहीं, अरे नहीं नहीं, कुछ बच्चे देखिए, देखिए अपनी क्लास के बच्चे, आई एम वेरी फॉर्चुनेट, मुझे इतने अच्छे बच्चे मिले हैं क्लास के जो सीरियस है, डेडिकेटेड है, मेहनत करते हैं। कुछ एक बच्चे हैं जो नालायक है, बाकी सब बच्चे अच्छे हैं। चलिए, इसमें एक लाइन लिख लीजिए, इसमें एक लाइन नोट कर लीजिए प्लीज लास्ट में, इसमें एक लाइन नोट कर लीजिए। बाय दिस एक्सप्लेनेशन, बाय दिस एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन को नोट कर लेना प्लीज, उसके लिए जगह छोड़ देना एक्सप्लेनेशन को नोट करने के लिए, बेरेड लिखने के लिए जगह छोड़ दीजिएगा। बाय दिस एक्सप्लेनेशन, बाय दिस एक्सप्लेनेशन, the institute is creating, the institute is creating, the institute is creating, institute is creating a legal fiction, institute is creating a legal fiction, a legal fiction that 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 provisions of that provisions of that provisions of fact in issue, fact in issue would also apply upon, would also apply upon, would also apply upon issue of fact, would also apply upon issue of fact। यहाँ विधि द्वारा, यहाँ विधि द्वारा एक विधिक उपधारणा बनाई गई है, यहाँ विधि द्वारा एक विधिक उपधारणा बनाई गई है, यहाँ विधि द्वारा एक विधिक उपधारणा बनाई गई है कि कि विवादक तथ्य के प्रावधान, कि विवादक तथ्य के प्रावधान, विवादक तथ्य के प्रावधान तथ्यों के विवादकों पर भी लागू होंगे, तथ्यों के विवादकों पर भी, विवादक तथ्यों के प्रावधान तथ्यों के विवादक पर भी लागू होंगे, तथ्यों के विवादक पर भी लागू होंगे, तथ्यों के विवादक पर भी लागू होंगे। क्योंकि देखिए एक्सप्लेनेशन जो बोल रहा है, स्पष्टीकरण जो इसका कह रहा है, वो ये कहना चाह रहा है कि सर सिविल केसेस में आप क्या करेंगे, अगर कोर्ट कोई भी इश्यू ऑफ फैक्ट को रिकॉर्ड करती है, मैंने मान लीजिए कोर्ट ने कोई भी विवादक बनाया सिविल केसेस में, कोर्ट ने कोई भी इशू क्रिएट किया, ठीक है, सेटलमेंट ऑफ इशू को भी इशू बनाया, उनको क्या माना जाएगा, इश्यू ऑफ, उसको क्या मान रहे हैं ये, अंततः देखिए उसको क्या मान रहे हैं, ये विवादक तथ्य मान रहे हैं, उसको क्या मान रहे हैं, फैक्ट इशू मान रहे हैं। मतलब सिविल केसेस में भी आपको ये सब प्रूव करना पड़ेगा। ये एक तरह से क्या कर रहे हैं, एक विधिक उपधारणा बना रहे हैं, एक लीगल फिक्शन क्रिएट कर रहे हैं कि भैया जो क्रिमिनल केसेस में विवादक तथ्य हैं, वो ही तथ्यों के विवादक जो हैं उस पर लागू होंगे, वही प्रावधान। मतलब सिविल केसेस में भी आपको यही सब प्रूव करना पड़ेगा। एक्सप्लेनेशन का उद्देश्य क्या है यहाँ पे, वो बताना चाह रहा है कि भैया सिविल केसेस में जो तथ्यों के विवादक हैं, जो इश्यू ऑफ फैक्ट है, उसके ऊपर भी यही सेम प्रोविजन लागू होंगे। क्योंकि सिविल की बात नहीं कर रहा है ये पहले क्लोज में, लेकिन स्पष्टीकरण इसको बता रहा है कि सिविल केसेस में भी यही सब बात होगी। बात समझ में आई? इसलिए फिर मैंने क्या लिख दिया था यहाँ पे नीचे, यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, फैक्ट इन इश्यू इक्वल टू इश्यू ऑफ फैक्ट, विवादक तथ्य बराबर तथ्यों के विवादक।
क्योंकि स्पष्टीकरण का उद्देश्य ही यही है कि जो क्योंकि सर ये चीज तो सर विवादक तथ्यों की इसने परिभाषा दे दी, लेकिन इसने तथ्यों के विवादक की परिभाषा नहीं दी है, इसने इश्यू ऑफ फैक्ट को डिफाइन नहीं किया है। तो ये कह रहा है कि इश्यू ऑफ फैक्ट को क्या मान लो, फैक्ट इन इश्यू। अब पढ़िए एक्सप्लेनेशन, अब समझ में आएगा। अब पढ़िए आप एक्सप्लेनेशन एक बार डायरेक्ट में, तो डायरेक्ट में एक्सप्लेनेशन पढ़िए, स्पष्टीकरण पढ़िए इसका। नाउ यू विल गेट होल पॉइंट कि ये क्या कर रहा है, एक फिक्शन क्रिएट कर रहा है कि हाँ साहब इसको ये मान लिया जाए, क्योंकि सिविल केसेस की भी तो बात करनी पड़ेगी ना सर, एविडेंस तो दोनों पे लागू होता है, सिविल और क्रिमिनल पे, दोनों पे। ये बात समझ में आई? ये बताना चाह रहा है कि भैया यही वो है, मतलब बताया गंगाधरी शक्तिमान है, ऐसे बताना चाह रहा है ये। मतलब ये जो डेफिनेशन वहां दी हुई है वही डेफिनेशन इज इक्वल टू सेम इश्यू ऑफ फैक्ट। यही देखिए, क्योंकि ये बात किसकी कर रहा है, आप देखेंगे कि इसके जो इलस्ट्रेशन है ना, उसमें सिविल का एक भी इलस्ट्रेशन नहीं है क्या इलस्ट्रेशन? क्योंकि ये प्रोविजन बनाया किसके लिए गया था, क्रिमिनल के लिए, लेकिन बाद में एक स्पष्टीकरण को बाद में जोड़ना पड़ा और उसको सिविल कोड पे भी लागू करना पड़ा। बात समझ में आई? ये जो मेन प्रोविजन था ये क्रिमिनल के लिए ही बनाया गया था, लेकिन बाद में फिर इनको फिर सिविल को, भाई सिविल केसेस में भी तो आपको ये सब प्रूव करना पड़ेगा ना, सिविल केसेस में तो आपको ये सब कुछ प्रूव करना पड़ेगा, ये सब चीजें साबित करनी पड़ेगी ना। इसलिए इन लोगों ने एक स्पष्टीकरण जोड़ा। स्पष्टीकरण का पर्पस समझ गए कि क्या है, क्यों जोड़ा गया ये स्पष्टीकरण, क्यों जोड़ा गया ये एक्सप्लेनेशन, क्यों इसको ऐड किया गया? हैव यू गॉट द पॉइंट? जरूरी नहीं हर पॉइंट जुड़े ही सही, जरूरी क्या हर बात आई? अब आप बोलो सर डिसेबिलिटी तो आई नहीं रही है, कहाँ ये बताइए आई डिसेबिलिटी किसका? जरूरी नहीं है हर चीज आए यार। अब आप एग्जांपल बता सकता हूं मैं आपको, जैसे एडवर्स पोजीशन हो गई, प्रतिकूल कब्जा है, तो वो राइट का क्या है, नेचर है, राइट का विस्तार भी है, 12 साल बाद ही मिलेगा, हो गया ना। ऐसे एग्जाम्पल तो मल्टीपल है। अब जैसे डिसेबिलिटी की बात करता हूं मैं सिविल केसेस में, याद करो लिमिटेशन एक्ट सेक्शन 6, अगर कोई बच्चा, अरे भैया लिखा हुआ ना कि कोई भी अगर लीगल डिसेबिलिटी से, विधिक नियोगिता से ग्रसित है तो उसके लिए समय रुक जाएगा। तो उसको बताना पड़ेगा ना सर मेरा जो मेरी डिसेबिलिटी है वो एग्जिस्ट करती है, और दूसरी पार्टी क्या बोलेगी कि नहीं एग्जिस्ट नहीं करती है। समझ में आ रहा है एविडेंस को कैसे रीड करना है? एविडेंस आसान है लेकिन उसको टफ थोड़ा बना रहा हूं मैं, आपके लिए टफ बनेगा तभी तो आपको आपकी बुद्धि खुलेगी। जब तक इसका विकास नहीं है तब तक एग्जाम में क्या, तो फिर डब्बा ही गोल हो जाएगा ना। उस स्तर का पढ़ोगे नहीं तो फिर उस स्तर का एग्जाम कैसे लिखोगे? मासूम सवाल है आपके, लेकिन आप सवालों के कुछ पहले एक बार सोचा करो कि एक बार खुद पूछने का प्रयास किया कीजिए सवाल के आंसर पे। आपने खुद सोचिए कि इसका क्या आंसर हो सकता है, सोचिए, आधा एक घंटा लीजिए सोचने में, नहीं शायद तो फिर आ जाना मेरे पास, बताऊंगा। डन, आगे चले। आज वो मेरे को चेंज करवाना पड़ेगा, कल जो लिखवाया था ना मैंने सीपीसी में, उसको चेंज करवाऊंगा मैं आज। तुम लोगों ने देखा उसको जाके? अरे बुक नहीं है आपके पास? हाँ तो उसको चेंज करना पड़ेगा, कल सोच लिया मैंने, उसका रीजन भी दूंगा, कल उसको कटवा दूंगा मैं। तो मुझे लिखवाते भी थोड़ा पता लग रहा था, मैंने कहा यार लेकिन ठीक है अभी लिखवा देता, उसको चेंज करवा दूंगा, ठीक है ना। सिविल में जो लिखवाया था कल मैंने, टकवानी का जो एग्जाम्पल लिखवाया था उसको मैं बदलवा दूंगा। ये सारे एग्जाम्पल टकवानी में दिए हुए हैं, तो पढ़ना, बहुत वंडरफुल बुक आती है, शायद हिंदी में नहीं आती है टकवानी, हिंदी में नहीं आती टकवानी, अच्छी बुक है। बुक लेने की क्या जरूरत है, मैं पढ़ा तो रहा हूँ, मुझे लगा किसी के पास पढ़ी हो तो बुक खरीदने पैसा मत लगाइए, जो पढ़ा रहे हैं वो उसमें सफिशियंट है। आपको कौन सा रिसर्च करने की है, रिसर्च तो करना नहीं है ना। तुमको सही बताऊं ना, मैं जुडिशरी की तैयारी के लिए कोचिंग की कोई आवश्यकता नहीं है, ये वास्तविकता मैं बता रहा हूँ। सारे सब्जेक्ट की बुक्स ले आइए और अपने सेल्फ स्टडी करना स्टार्ट कीजिए, जज बन जाएंगे। तो थोड़ा समय लगेगा उसमें, क्या लगेगा? समय।
यहाँ पे आप 3 महीने में 3-4 सब्जेक्ट हो जाते हैं आपके, 1-2 माइनर हो जाते हैं और 1-2 मेजर सब्जेक्ट हो जाते हैं। लेकिन वही 3 महीने में अगर आप एक बुक को उठा के पढ़ेंगे तो बहुत रिगरस हार्डवर्क के बाद भी वो सब पॉइंट्स नहीं, अब आपको पता नहीं है ना कि क्या छोड़ना है क्या पकड़ना है। कोचिंग इसलिए की जाती है कि समय बचे, लेकिन कुछ लोग कोचिंग आके भी समय बिगाड़ रहे हैं, तो ये फिर तो मूर्ख हैं। मैं गुस्सा करते करके खुद ही अपना खून खत्म करता रहता हूँ। ठीक है सर, इलस्ट्रेशन है, एक बार इलस्ट्रेशन देख लीजिए इसके। पहला इलस्ट्रेशन क्या बोलता है, ए इज अक्यूज्ड ऑफ मर्डर ऑफ बी। ख की हत्या, ख की हत्या का क अभियुक्त है। पढ़िए एक बार इलस्ट्रेशन। ख की हत्या का क अभियुक्त है। ए इज द अक्यूज्ड ऑफ मर्डर ऑफ बी, मतलब ऐसा बोल रहा है ये कि सर ए ने किसको मारा है, ये कह रहा है सर ए ने बी को मारा है। ठीक है, अब क्या क्या फैक्ट एंड इश्यू बन सकते हैं ट्रायल के समय, जब जब सर इस मामले का विचारण किया जाएगा, जब कोर्ट इसका ट्रायल करेगा कोर्ट ऑफ सेशन में, तो कौन कौन से मामले, कौन कौन से इशू बन सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से फैक्ट एंड इश्यू बनेंगे, कौन कौन से विवादक तथ्य बनेंगे। पहला क्या बनेगा, दैट ए कोज्ड बीज डेथ, दैट ए इंटेंडेड टू कोज बीज डेथ, क का आशय ख की मृत्यु कारित करने का था। ए हैड रिसीव्ड ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन फ्रॉम बी, गंभीर और अचानक प्रकोपन मिला। ठीक है सर, या फिर आप ये देखिए, ये जो लास्ट वाली चीज है ना, चौथी चीज, ये क्या है सर, ये किस बारे में बता रहा है, ये बता रहा है निर्योग्यता के बारे में, डिसेबिलिटी के बारे में। समझ में आई बात, ये डिसेबिलिटी के बारे में बता रहा है। चलिए हम किस में आएंगे, इसके साथ करेंगे हम 2K। क्या करेंगे, अब पढ़ेंगे 2K को। सुसंगत तथ्य, सुसंगत तथ्य। अब सुसंगत तथ्य क्या होते हैं, इसको थोड़ा सा समझते हैं। इस क्लास में प्रियदर्शनी मट्टू डिस्कस किया है मैंने, इस क्लास में प्रियदर्शनी मट्टू डिस्कस किया है, संतोष कुमार सिंह वर्सेस सिटी ऑफ दिल्ली। ठीक है, इस क्लास में किया है, वहां नहीं यहाँ किया है। ठीक है, वो भी डिस्कस करेंगे हम लोग। देखिए सुसंगत क्या होता है और सुसंगतता क्या होती क्या है, ये समझिए। लिखिए इसमें, इफेक्ट इज सेड टू बी, इफेक्ट इज सेड टू बी, effect is said to be relevant, effect is said to be relevant when it is connected with, when it is connected with, effect is said to be relevant when it is connected with, when it is connected with, when it is connected with any other ways, any other ways, any other ways referred in the provisions, any other ways referred in the provisions, referred in the provisions, referred in the provisions of this adhiniyam, of this adhiniyam, of this adhiniyam relating to the, of this adhiniyam relating to the, adhiniyam relating to the relevancy of fact, relevancy of fact। हिंदी में लिखिए, सुसंगत तथ्य से अभिप्राय है कि, सुसंगत तथ्य से अभिप्राय है कि एक तथ्य को दूसरे तथ्य का सुसंगत तब कहा जा सकता है, एक तथ्य को दूसरे तथ्य का सुसंगत तब कहा जा सकता है, एक तथ्य को दूसरे तथ्य का सुसंगत तब कहा जा सकता है जब तथ्यों की सुसंगति, जब तथ्यों की सुसंगति, जब तथ्यों की सुसंगति
जब तथ्यों की सुसंगति इस अधिनियम के उपबंधों में निर्दिष्ट प्रकारों में से एक हो 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 तथा दूसरे तथ्य से संसक्त हो तथा दूसरे तथ्य से संसक्त हो तथा दूसरे तथ्य से संसक्त हो तथा दूसरे सत्यों से संशक्त हो। अब होता क्या है सर, रिलेवेंट फैक्ट, इसको समझिए। देखिए जो फैक्ट्स होते हैं वो अलग अलग तरीकों से रिलेवेंट हो सकते हैं। अब हम समझते हैं, संतोष कुमार सिंह को पढ़ा देता हूं मैं भी, ठीक है ना। प्रियदर्शनी मट्टू वाला केस नहीं डिस्कस हुआ इस क्लास में कभी? पहले हुआ है। रिलेवेंट फैक्ट समझने के लिए, सुसंगत तथ्य होते गए उसको समझने के लिए एक केस समझना पड़ेगा, उसका नाम है, उस केस का नाम है संतोष कुमार सिंह वर्सेस स्टेट थ्रू सीबीआई। स्टेट थ्रू सीबीआई 2010 सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, और आप समझने की कोशिश कीजिएगा केस के फैक्ट्स होते क्या है। इसको फेमस नाम से जानते हैं, प्रियदर्शनी मट्टू केस। ये रेप प्लस मर्डर का केस था। जिन लोगों ने नहीं सुना है वो कौन कौन है, किन 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 नहीं सुना है प्रियदर्शनी मट्टू को? पुराने पुराने चावल है, इन सब ने सुना हुआ है। एक बार शायद मैंने ऐसे ही कोई क्लास थी और मैं इसमें एंगेज करने के लिए भेजा था मुझे, तब मैंने शायद केस का जिक्र किया हूँ आपको ना। उस टाइम पे ऐसे भेज देते थे मुझे किसी भी क्लास में। हाँ क्या बोल रहे हैं? हाँ 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 हाँ, क्या था ना, वहां पे जबरदस्ती भेज दिया जाता था मुझे, मेरी इच्छा के विपरीत, मुझे नहीं जानना होता था। क्लास लेने में आनाकानी नहीं है, लेकिन मेरे को अपना लेक्चर प्रिपेयर करना होता था। तो उस टाइम में नया नया था ना, मेरे को हिंदी में प्रिपेयर करना होता था। अब हिंदी में प्रिपेयर करने की मेरे को जरूरत नहीं पड़ती, मैं चीज़ों को डिक्टेट करा देता हूँ सीधा। उस समय होती थी, उस टाइम नया नया था। मैंने पहला जो शब्द सीखा हिंदी भाषा का वो था स्थावर संपत्ति के प्रत्युद्धरण के लिए बात, है ना, रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। क्योंकि देखिए आप लोग पसंद नहीं करेंगे तो फिर क्या फायदा पढ़ाने का। उसके पहले जिससे काम चल रहा था, नया मैम का बहुत वो रहा इसमें, रोल रहा। उन्होंने मुझे बहुत सिखाया हिंदी में कैसे बच्चों को पढ़ाना है। टचवुड, ठीक है ना, बाकी आप लोगों का प्यार है। अब होता क्या है इस केस में, प्रियदर्शनी मट्टू केस में, कि सर ये प्रियदर्शनी मट्टू क्या है, कैंपस लॉ कॉलेज में पढ़ती है दिल्ली में। कैंपस लॉ कॉलेज दिल्ली की 1996 बैच की स्टूडेंट होती है। इस केस के फैक्ट्स आपको मिल जाएंगे ऑनलाइन, ठीक है, इंडियन कानून से पढ़े थे मैंने। अब इसमें क्या होता है, वो वहाँ की कैंपस लॉ कॉलेज की स्टूडेंट होती है 2006 और 2006 की बैच की, और जो अक्यूज होता है वो 1994 का 1994 बैच का पास आउट होता है। मतलब इससे एक साल से 3 साल के एलएलबी होती थी पहले तो। अरे 1960 1994 1996 96 94 में तो सर 3 साल की एलएलबी थी। जब ये लड़की फर्स्ट ईयर में होती है तो वो लड़का पास आउट हो चुका होता है, ऐसा समझिए। जब वो लड़की फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले रही है तो लड़का पास आउट हो रहा है, ठीक है। और दैट विक्टिम वाज इन थर्ड ईयर, वो 94 पास आउट हो गया था, तो ये 96 में कौन सी ईयर में आ जाएगी? थर्ड ईयर में आ जाएगी। अरे भैया एक आदमी 2024 पास आउट है तो 2026 में वो कौन साल में होगा? तीसरे साल उसका स्टार्ट हो जाएगा, 3 साल की तो एलएलबी है। अब अक्यूज क्या है ना सर, वो स्टूडेंट होता है इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट का है। इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट क्या है, एक सुप्रीम कोर्ट का भी जाएंगे अभी, तो उसके जस्ट आपको सामने
एक इंस्टीट्यूट मिलेगा ILI, इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट, और ये इंस्टीट्यूट LLM के लिए बहुत फेमस है। LLM बहुत अच्छा होता है वहां से। वहां का एक रूल था, और अभी भी कई रूल है कुछ कोर्सेज का, कि वहां पे आपकी इवनिंग क्लासेस होती है। LLM में क्या होती है? इवनिंग क्लासेस, ताकि बच्चा दिन भर कोर्ट जाए और शाम को क्या करे? LLM करे। तो बच्चों की एक आदत होती है कि पास आउट होने के बाद भी क्या होता है, कॉलेज के चक्कर काटना, क्योंकि इज्जत मिलती ना जूनियर्स की, भाई साहब भाई साहब भाई साहब, होता ही है। इज्जत, रेस्पेक्ट तो आपको मिलती ही है। बच्चे जूनियर हो गया, फिर वहां पे जो दुकान वाले हो गए वो आपकी इज्जत करते हैं, हाँ भाई कैसे हो, बढ़िया। तो सर ये उस लड़की को क्या करता है वहां पे, फॉलो करता है, रेगुलर वहां आता है, प्रियदर्शनी मट्टू को फॉलो करता है, और वो विक्टिम को स्टॉक करता है, उसका पीछा करता है, उससे बात करने की कोशिश करता है, उससे दोस्ती करना चाहता है। लेकिन कभी भी विक्टिम जो होती है प्रियदर्शनी मट्टू, उसको कभी भाव नहीं देती, ठीक है, उसको कभी भी कोई हीट नहीं देती कि चलो ठीक है होगा तो होगा। लेकिन एक दिन क्या करता है, वो उसको फॉलो करता है और उसको रोकने की कोशिश करता है, ठीक है, और बात इतनी खराब हो जाती है, कि दोनों की इतनी ज्यादा, उनके बीच में कंफ्लिक्ट इतना ज्यादा हो जाता है एक टाइम पे आते आते, कि वो क्या करती है, पुलिस स्टेशन में जाके कमिश्नर को एक कंप्लेंट दे देती है, हरेसमेंट की और इंटिमिडेशन की, धमकाने की और हरेस करने की कंप्लेंट दे देती है। लड़की वसंत कुंज में रहती है, दिल्ली में एरिया वसंत कुंज, धमकी दे देती है। और कमिश्नर, ये जो संतोष कुमार सिंह होता है, इसके फादर ACP होते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। जो अक्यूज्ड है उसके फादर ACP है। विक्टिम कमिश्नर को दे देती, कमिश्नर क्या करता है, एक PSO दे देता है कि आपको पर्सनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करा देते हैं हम। क्या करते हैं, पर्सनल सिक्योरिटी। लड़का भी इसके ऊपर डाल देता है कि ये इसने क्या क्या रखा है सर, ये CS भी कर रही है और साथ LLB भी कर रही है। 2 डिग्री एक साथ नहीं हो सकती ना, 2 कोर्सेज में आप एक साथ एनरोल थोड़ी हो सकते हो। ये थोड़ा मैं बीटेक भी कर रहा हूँ साथ में LLB भी कर रहा हूँ, ऐसा हो सकता है क्या कभी? 2 डिग्री एक साथ नहीं हो सकती। तो वो भी इसके ऊपर आरोप लगा देता है। तो इनके बीच में बहुत ठीक नहीं रहता। ये बोलते हैं कि भैया 2 चीजें ये साथ साथ कर रही है, या MCOM कर रही थी या फिर CS कर रही थी। वो शायद MCOM कर रही थी और LLB साथ में कर रही थी, ऐसा वो आरोप लगाता है उसके ऊपर। तो भैया इनके बीच में सब कुछ बहुत खराब हालत हो गई थी। जिस दिन इंसिडेंट हुआ उस दिन था 23 जनवरी 1996। क्या डेट थी? 23 जनवरी 1996 की डेट थी। और जिस दिन ये रेप और मर्डर हुआ, उस दिन सुबह से क्या इंसिडेंट हुए, जो तो इसको PSO प्रोवाइड था, और हुआ कैसे वो समझिए। उस दिन क्या था सर, ये क्या है, विक्टिम वसंत कुंज से कैंपस लॉ कॉलेज जाती थी कार में, इसके पास कार भी थी खुद की, ऐसा नहीं कि बसों के धक्के खा रही है, अपनी कार में आती थी। और ये भी बहुत अच्छे परिवार से थी, पैसे वाले परिवार से थी। अब आप 1994 में 1996 में अगर कार से कोई कॉलेज जा रहा है तो भैया वो तो बहुत बड़ा बात है। उस टाइम तो स्कूटर भी बहुत मुश्किल से था, साइकिल से लोग कम्यूट करते थे उस टाइम पे। तो मतलब इसके पास भी पैसा था, इसके पास भी पावर अप्रोच सब थी। अब क्या होता है सर, उस दिन क्या है, PSO सुबह सुबह आता नहीं है समय से, होता है ना पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर, उस दिन वो आया नहीं सुबह सुबह। और जब वो नहीं आया सुबह सुबह, तो प्रियदर्शनी मट्टू ने बोला कि ठीक है मैं कॉलेज जाती हूँ। लगे यार, उसके घर वाले बोले, उसके उसके फादर, उसके पेरेंट्स बोले कि हमें 30,000 ही छोड़ देना बेटा। कहाँ छोड़ देना? 30,000 ही, कोर्ट में हमारा कुछ काम है, हम कोर्ट में काम कर लेंगे, तो मैं कॉलेज छोड़ के फिर कॉलेज निकल जाना। PSO ने से बात हुई तो PSO ने बोला सर मैडम आप कॉलेज पहुंचो, हम सीधा कॉलेज ही मिलते हैं। मैडम ने बोला ठीक है कॉलेज ही आ जाना। उसने 30,000 ड्रॉप किया, वो कॉलेज पहुंची, वहां पे PSO भी आ गया। PSO कैंटीन में बैठता था जब तक उसकी क्लास चलती थी, 12 से 2-3 बजे तक क्लास होती थी उसकी, वो कैंटीन में बैठा रहता था। तभी संतोष कुमार सिंह आता है, उसकी गाड़ी पे हेलमेट पड़ा रहता है उसका, और हेलमेट के कांच लगा रहता है। हेलमेट पे कांच जो होता है ना, बस को कहते हैं वाइजर। अरे हेलमेट का कांच आता है ना ऐसे करके, वाइजर वो सब लगा रहता है। संतोष कुमार सिंह वहीं बैठा रहता है। पुलिस वाला देखता है, PSO देखता है कि हाँ संतोष कुमार सिंह बैठा हुआ है, ठीक है। और फिर ये लोग क्या करते हैं, वहां से निकल के वो फ्री होते हैं, क्लास छूटती है 2-2:30-3 बजे करीब करीबन। PSO बाहर बैठा रहता है, तो चलो चलते हैं वापस करें। पहले 30,000 ही पहुंचे। 30,000 में उसके माँ बाप ने बोला कि जो पेरेंट्स थे वहां थे 30,000 में, उन्होंने बोला कि बेटा अभी तो हम फ्री नहीं हुए हैं, तो अगर घर जा, हम घर ही मिलते हैं सीधा। PSO साथ ही था।
अब ये दोनों घर पहुंचते हैं अराउंड, ये आप समय देख लीजिए, लगभग ये 3:45-4 के लगभग ये लोग घर पहुंच जाते हैं। पीएसओ बोलता है कि मैडम मैं शाम को आता हूँ, वो खुद ही भेज देती है इनफैक्ट पीएसओ को कि आप जाइए, आप शाम को आना, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप क्या क्या करना, आप शाम को आइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वो बोलता है ठीक है, क्योंकि घर पे क्या होता है ना, नौकर भी होता है, नौकर होता है, कुत्ता भी होता है, भाई घर में कोई ना कोई तो है ही, अकेले तो है नहीं लड़की। तो कहता है मैडम मैं 5:30-6 बजे के लगभग आता हूँ, आपको कहीं मार्केट जाना हो तो बता देना, अपन साथ चल लेंगे। ठीक है। 4:15 के लगभग जो सर्वेंट होता है वो अपने नौकर कुत्ते को लेके घुमाने ले जाता है और कुछ सब्जी वब्जी खरीदने चले जाता है। घर का कुछ मैप ऐसा था इनका, इनके घर का मैप कुछ ऐसा था, ये घर घर बना हुआ था यहाँ पे ना, मतलब कोई भी कूद के पीछे वाले गेट से एंट्री मार सकता है। पहले पुराने जमाने में ऐसे घर होते थे, चारों तरफ से खुले खुले। तो वो क्या करता है, इसका रूम था यहाँ पे, वो एंट्री करता है, और सर्दी का टाइम था, सर्दी के टाइम में पहले क्या होता था, हीटर होता है ना, हीटर, आपने कभी चलाया हीटर, कोयल वाला जो हीटर आता है, स्टूडेंट तो चलाते ही है, इसमें ऐसे 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 खाना भी बन जाता है इसमें, और टाट उठता रहता है बस बार बार, यही दुख की बात है इसकी। तो सर इस तार से उसके गले को रेप भी करता है। अब ये क्या होता है सर, 4:50 या 55 पे निकलता है, ठीक है। और निकल के सीधा, इसको जब निकल रहा होता है तो सोसाइटी में इसको 2-3 लोग स्पॉट कर लेते हैं, इसको देख लेते हैं कुछ लोग, ठीक है। डायरेक्ट एविडेंस नहीं था कि रेप और मर्डर किया है, लेकिन इनडायरेक्ट एविडेंस तो था। जो लोग मौके पे थे उन्होंने तो देखा था इसको निकलते हुए। अराउंड 5:30 बजे के लगभग, 5:15, ये 5, ये निकलता है 4:50, 5 बजे के लगभग। 5:30 क्या होता है, पीएसओ जो भी था, पीएसओ भी जो कांस्टेबल होता है, कांस्टेबल आ जाता है, और 5:15 वो नौकर भी जाता है, लेकिन नौकर को पता नहीं होता कि कोई आया था पीछे से। पीएसओ रिंग बजाता है लेकिन कोई गेट नहीं खोलता, फिर नौकर आके गेट वेट खोलता है, देखता है कि ये तो मैडम को बुला के लाओ। मैडम गेट बजाते, मैडम खुलते नहीं, और गेट खुला था, मैडम की लाश वहां पड़ी होती है। और वहां पे फाइबर का टुकड़ा पड़ा होता है, जो हेलमेट के ऊपर जो कांच लगता है ना, वाइजर, जो फाइबर का ग्लास होता है, उसके टुकड़े पड़े रहते हैं वहां पे, हेलमेट के टुकड़े, ठीक है। और अराउंड 7:30 बजे उसकी माँ, प्रियदर्शनी मट्टू की माँ बोलती है कि जो सस्पेक्ट है वो है संतोष कुमार सिंह है, उसने ये मेरी बेटी के साथ किया है, ठीक है। लड़की ने पूरे कंप्लीट ड्रेस पहन रखी थी, इवन अंडर गारमेंट भी पहन रखे थे, मतलब शी रेप्ड, उसने मारा, रेप किया, वापस से उसको कपड़े पहना दिए ताकि उसको शक ना हो, सबको लगे नेचुरल डेथ हुई है, इस तरह का उसका प्लान था। अराउंड वो उसके घर से आप मान लीजिए 5, 4:55 से लेकर 5 बजे के बीच में उसके घर से वो निकला था। अब क्या होता है, आगे की कहानी सुनिए। अब क्या होता है, 6 बजे क्लास होती है ILI में। अब वसंत कुंज से सुप्रीम कोर्ट थोड़ा दूर है, आप ये बस ये हल्का सा आइडिया रखिए, दूर इतना है कि आप ऑलमोस्ट 40-50 मिनट में नहीं पहुंच सकते, शाम का टाइम है, ट्रैफिक भी होता है। जैसे मैं आपको कहूँ कि आप क्या 40 मिनट में या आप क्या 40-45 मिनट में सीकर पहुंच जाओगे क्या, नहीं पहुंच सकते ना। तो सर ये वो गिरते पड़ते 6:15 तक पहुंचता है कॉलेज में, और वहां पे जो टाइमिंग नोट करते हैं अटेंडेंस की, कौन कब आया कौन कब गया, बाहर एक रजिस्टर था उसमें एंट्री की जाती थी बच्चों की। तो ये क्या करता है, जो स्टाफ बैठा होता है, जो एंट्री करा होता है, उससे झगड़ा कर लेता है कि 6:15 का टाइम मत लिख, कितने बजे का टाइम लिख, 6 बजे का टाइम लिख। मतलब वो चाहता था कि अपने फेवर में एक डिफेंस क्रिएट कर दे कि मैं तो इस टाइम यहाँ कहाँ था, कॉलेज में था। बात समझ में आ रही है, उससे झगड़ा भी करता है, लेकिन ऑर्डरली मना कर देता है कि नहीं, जो टाइम पे आया पाओ मैं वही नोट करूंगा। बात समझ में आई।
यहाँ तक ये कहानी समझ में आई। अब ये रिलेवेंट फैक्ट्स क्या क्या है, देखिए डायरेक्ट एविडेंस तो है नहीं, रिलेवेंट फैक्ट क्या क्या होते हैं अब उसको थोड़ा सा समझते हैं हम। अपना बैरेट निकाल लीजिए प्लीज। कुछ एलिमेंट्स लिखेंगे हम, कुछ एलिमेंट लिखेंगे हम लोग, मोटिव, प्रिपरेशन, कंडक्ट। ये कौन से सेक्शन के है सर? ये सेक्शन 6 के होंगे। नए वाला जो बैरेक्ट है उसमें कौन सा सेक्शन है? ये 6। सेक्शन 5 के भी एलिमेंट्स लिखते हैं। सेक्शन 5 के एलिमेंट क्या है? ओकेशन, कोज, इफेक्ट। जिनके पास पुराना बैरेक्ट है तो ये पुराने बैरेक्ट में था सेक्शन 8 और ये था सेक्शन 7। अब इसमें क्या ये हेतु, तैयारी, आचरण, हेतु, तैयारी, आचरण। ओकेशन, कोज, इफेक्ट में लिखिए प्रसंग, हेतुक, परिणाम। और एक और चीज है इसमें सेक्शन 5 के अंदर ही, अपॉर्चुनिटी, अवसर। क्या है? अवसर। देखिए एक बार निकालिए सेक्शन 165, पुराने वाले बच्चे जिनके पास पुराना बैरेक्ट है ना 165 निकालिए, और जिनके पास नया वाला बैरेक्ट है वो निकालिए 168, 168। 168 का परंतु देखिए, प्रोवाइजो देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है? जजमेंट मस्ट बी बेस्ड अपॉन फैक्ट्स डिक्लेयर्ड बाय दिस अधिनियम टू बी रिलेवेंट। मतलब जजमेंट किस पे बेस्ड होना चाहिए? अरे सर निर्णय किस पर आधारित होना चाहिए? जो कि सुसंगत तथ्य हैं। किस पर आधारित होना चाहिए? सुसंगत तथ्य हैं, सुसंगत तथ्य हैं। मतलब सुसंगत तथ्य पर ही निर्णय आएगा। जजमेंट अगर देना है तो रिलेवेंट फैक्ट्स पे ही देना होगा। पर रिलेवेंट फैक्ट्स कहां से कहां तक है? एक बार सेक्शन 3 देखिए, 3। पुराने वाले बच्चे सेक्शन 5 देखेंगे, सेक्शन 3 देखिए। देखिए उसमें क्या लिखा हुआ है सेक्शन 3 में। अब जो चैप्टर का नाम है अध्याय 2, दिखा हुआ है आपको अध्याय 2। इस अध्याय 2 जो भाग 2 का पार्ट है, ये शुरू कहां से हो रहा है? आप बताइए कहां से कहां तक, कहां से कहां तक है ये अध्याय 2? कहां से कहां तक है अध्याय 2? कहां से कहां तक है सर? सेक्शन 4 से लेकर 50 तक। मतलब हमें देखनी है रिलेवेंसी, मतलब सेक्शन 4 से लेकर 50। अगर पुराने की बात करूं तो सेक्शन 5 से लेकर 55। ये सब फैक्ट क्या है सर? यहां पे जो भी चीज दी हुई है वो सब क्या है सर? रिलेवेंट है। तो मतलब सेक्शन 6 रिलेवेंट है, सेक्शन 5 रिलेवेंट है, सेक्शन सब चीज क्या है सर? तो मतलब जो भी फैक्ट्स यहाँ 4 से 50 में जाएगा वो सब क्या है? रिलेवेंट। जजमेंट भी उसी पे होगा। चलो अब अपने केस तो था प्रियदर्शनी मट्टू वाला। देखो 3 में ले जो सुनिए बात, 3 के अंदर जो दिया हुआ है, 3 के अंदर जो दिया हुआ है उसमें एक लाइन लिखी हुई है हियर इन आफ्टर रेफर्ड। सेक्शन 3 में पढ़िए, लिखा हुआ है हियर इन आफ्टर रेफर्ड, मतलब लिखा हुआ है ना, देखिए सच अदर फैक्ट्स एज हियर इन आफ्टर डिक्लेयर्ड। हियर इन आफ्टर मतलब कहां से डिक्लेयर कर रहा है? सेक्शन 4 से डिक्लेयर कर रहा है। हिंदी में पढ़िए, हिंदी में बता दो मैं आपको। पश्चात सुसंगत घोषित किया गया है, मतलब जिन्हें एचमिन, मतलब इसके बाद में जितने भी प्रोविजंस हैं, तो सेक्शन 3 के बाद में जितने भी प्रोविजंस हैं, सेक्शन 4 से 50 हो गया ना, ये सब क्या है? रिलेवेंट है। अब देखिए सर, अब वापस अपनी कहानी में आइए। देखो सर, मर्डर क्यों किया? क्योंकि उनके बीच में कन्फ्लिक्ट था, एनिमोसिटी थी, एक दूसरे के प्रति शत्रुता थी। तो उससे क्या मिल गया? मोटिव। तो फैक्ट रिलेवेंट हो जाएगा तो जजमेंट भी उस पर दे सकते हैं अपन।
अगर मान लीजिए ये चीज प्रूव हो जाती है कोर्ट के सामने कि हाँ देयर इज ए मोटिव, और ये मोटिव को जो 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 ये तथ्य था वो स्वीकार्य और साबित हो चुका है, तो मोटिव। दूसरा, सर वो कार को फॉलो कर रहा था जिस दिन, क्या कर रहा था, जिस दिन हत्या होने वाली थी उस दिन वो कार को भी फॉलो करता था ना सर। जो कार को फॉलो करता था तो उसकी मतलब क्या थी, वो एक प्रसंग ढूंढ रहा था ऐसा जिस दिन वो क्राइम कर सके, वो ओकेशन की तलाश में था कि जिस दिन वो क्राइम को अंजाम दे सके। ये बात ठीक है? प्रिपरेशन भी हो सकती है, हाँ दोनों जगह जा सकते हैं। अब उसका कंडक्ट, जब वो जुमा पहुंचा मर्डर करने के बाद, तो वो चाहता था कि जल्दी समय नोट किया जाए, उसका ये इसका सब्सिक्वेंट कंडक्ट है, उसका पश्चातवर्ती आचरण। आगे आगे देखिए, आगे क्या था सर, जो उसके हेलमेट का टुकड़ा वहां मिला, उसने जो भी काम किया उससे क्या हुई इसकी सर, उसकी डेथ, मर्डर हुआ, डेथ हुई, वो उसका परिणाम था। उसके पास एक हेतुक था, नहीं था, कोर्स था उसके पास में उसका मर्डर करने के लिए। प्रिपरेशन भी हो ही सकती है ना, क्या पता प्रिपेयर होके आया हो मारने के लिए। उसके पास अपॉर्चुनिटी थी नहीं थी, अवसर था नहीं था। तो ऐसे क्या होता है ना, केसेस को बताया जाता है कि वो रिलेवेंट कहां है, किस कौन सी बात ये बता रहा है। जैसे मान लीजिए एक बार क्या ना सर, ऐसा था, एक पुलिस वाला है, ठीक है। अब पुलिस वाला क्या, पुलिस वाले जो था, ट्रैफिक जो होते हैं ना रात में जो ट्रक को रोकते हैं, अब एक ट्रक वाला था, उसको रोक के बहुत पैसे लिए थे उससे। जब भी वो जाता था नाके पे, उससे बदतमीजी भी करता था ट्रक वाले से, और उससे पैसे भी वो ले लेता था। इनकी जो इनके नाके होते हैं वहां पे, ये रियल घटना के फैक्ट बता रहा हूं मैं, नाम नहीं लूंगा किसी का। अब हाईवे पे ट्रक निकल रहा है, उससे हमेशा रोक के वो पैसे लेता था, एक पुलिस वाला था, वो हमेशा पैसे लेता था, पैसे लेने के बाद ही ट्रक को पास करने देता था, और बदतमीजी और करता था सारे ट्रक वालों से। एक रात ट्रक वाला पी के आया, पी के चलाते गाड़ी, क्योंकि पी के गाड़ी क्यों चलाते हैं, तो पूछा मैंने, भाई पी के गाड़ी क्यों चलाते हो, भाई कंसंट्रेशन रहता है सर, और हम लंबी दूरी खींच लेते हैं, आदत हो गई उनकी, उनको तो हैबिट होती है पी के चलाने की। तो वो पुलिस वाला क्या है ना, रास्ते में रुक के, अब क्या होता है ना ट्रक में, ट्रक की लाइट में रात में ये नहीं दिखता कि ट्रक के अंदर कौन बैठा है, लेकिन सामने कोई खड़ा होकर अगर हाथ दे रहा है ना ट्रक पे आपके, तो आपको पता लग जाएगा कि कौन सा पुलिस वाला है ये। तो वो सोचता है कि आज तो नहीं रोकूंगा, इसमें कुछ भी हो जाए, और वो पुलिस वाले भी सामने आके खड़ा ही हो गया, उसको उड़ा के चली गई गाड़ी। मोटिव, हेतुक, ओकेशन सामने आ गया था, इफेक्ट मौत, कंडक्ट ठोकने के बाद भाग गया, अपॉर्चुनिटी अवसर, अरे सब चीज हो गई ना। हर केस में ये देखा जाता है, हर केस में, समझ में आई बात। और ये जब चीज रिलेवेंट होगी तो उसी पे जजमेंट आएगा, हर पॉइंट पे तो जजमेंट आएगा नहीं ना ब्रदर। समझ में आया कि रिलेवेंट फैक्ट क्या होते हैं। ये सारे फैक्ट क्या चीज को प्रूव करते हैं, फैक्ट इन इश्यू को। अरे सर ये सारे तथ्य मिलके क्या चीज को प्रूव करेंगे, क्या चीज को साबित करेंगे, विवादक तथ्य को। विवादक तथ्य वही रहेगा ना, क्या ट्रक ड्राइवर का इंटेंशन था उसको मारने का, या फिर संतोष कुमार सिंह का क्या इंटेंशन था प्रियदर्शनी मट्टू को मारने का, इंटेंट वो तो फैक्ट इन इश्यू है। मतलब ये सारे के सारे तथ्य देखिए, ये सारे जो फैक्ट्स हैं इनका एक ही पर्पज है। इनका पर्पज क्या है सर, इनका पर्पज है फैक्ट इन इश्यू को साबित करना। जी यही तो बताया, अरे रामायण खत्म हो गई अब तो। 4 से 50 सारे रिलेवेंट फैक्ट हैं। पहले था 6 से 55, 5 से 55 भी कहते थे बहुत से लोग, 6 से 55 रिलेवेंट फैक्ट्स थे, अब हो गया 4 से 50। ये सारे रिलेवेंट फैक्ट क्या चीज को प्रूव करते हैं, फैक्ट इन इश्यू को। मतलब ये सब चीज किसको साबित करने जाते हैं, मतलब सारे सुसंगत तथ्य विवादक तथ्यों को साबित करने में लगे हुए हैं। समझ में आया कि रिलेवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इश्यू कैसे काम कर रहे हैं।
सुसंगत तथ्य और विवादक तथ्य किस तरह से काम कर रहे हैं। चलिए आज की क्लास छोड़ता हूं मैं, फिर दूसरा लेक्चर स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। आई होप समझ में आया होगा। देखिए ऑनलाइन वाले बच्चे बताइए समझ में आया नहीं आया, अदरवाइज आई वुड रिपीट द सेम थिंग अगेन टुमारो। समझे इस केस को। तो प्रियदर्शनी मट्टू से हमें क्या सीखने को मिला कि रिलेवेंट फैक्ट कैसे बनाए जाते हैं।